Students, in previous video we have discussed about few important terms of state of matter, type of state of matter and arrangement of particle in state of matter. And I given you some question and their answer as well. So today I'm going to discuss about the answer of that questions. So first question is कि नीचे दिए गए सभी एलिमेंट में से कौन से एलिमेंट जो हैं वो मैटर हैं. तो आपके पास में इसका आंसर रहेगा चेयर, ईयर, स्मेल, आलमंड, कोल्ड ड्रिंक and smell of perfume. So these all are matter because they all occupy space and have some mass. Now the next question is कि आपको रीज़न बताना है कि जो गर्म खाना होता है उसका जो स्मेल है वो आप तक ईजिली पहुंच जाता है, आप चाहे उससे कुछ दूरी पर भी हो, लेकिन ठंडे खाने की जो स्मेल है वो आप तक नहीं पहुंच पाती है. तो उसका रीज़न क्या है? सो इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूज़न. सो डिफ्यूज़न में हमने बोला था कि डिफरेंट टाइप के जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स होते हैं अपने आप. सो यहाँ पे अगर हम बात करें गर्म खाने की, तो गर्म खाने में से पार्टिकल निकल के हवा के पार्टिकल के साथ में क्या होंगे? इंटरमिक्स होंगे. एंड द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन. सो इसीलिए वो पार्टिकल हवा के साथ मिलके क्या करते हैं? स्मेल को दूर तक पहुंचा देते हैं. लेकिन ठंडे खाने के पार्टिकल जो हैं वो हवा के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वो स्मेल जो है वो उसको लेने के लिए, ठंडे खाने की स्मेल को लेने के लिए हमें खाने के पास जाना पड़ता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको बोला गया है कि एक डाइवर है वो इजीली वाटर को कट कर रहा है और एबल है स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में. तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की जो ये ऑब्जर्वेशन बता रही है हमें? सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज कि मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. लेकिन जो आपका मैटर है वो किससे बना है? पार्टिकल. और पार्टिकल क्या होते हैं? आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है. तो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, ड्यू टू दैट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, जो आपका डाइवर है वो इजीली स्विम कर सकता है या इजीली वो पानी को कट करके स्विम करके स्विमिंग पूल में स्विम करता है. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर? द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कि करेक्टरिस्टिक्स आपके पार्टिकल ऑफ मैटर की क्या क्या है. तो पहली करेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है, कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. सेकेंड इज कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं. एंड द थर्ड इज कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक था इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर, कि तीनों स्टेट ऑफ मैटर जो हैं वो आपस में कन्वर्ट होती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती हैं. तो जब भी ये मैटर या डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर जो हैं वो कन्वर्ट होती हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो हमने यहाँ पे एक ड्रामेटिकल आपको रिप्रेजेंटेशन दी है. सो अगर आप इसमें देखो तो जो आपका सॉलिड है, अगर हम इसकी बात करें कि सॉलिड को लिक्विड में जब कन्वर्ट किया जाता है, कि सॉलिड आपका लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. या फिर इसको और भी वर्ड आपका क्या बोला जाता है? फ्यूजन. ठीक है, तो ये चीज़ नॉर्मली आप देख सकते हो कि जैसे आपका आइस है, सॉलिड है, तो उस आइस को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? मेल्टिंग. या फिर उसी को ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन. नाउ द नेक्स्ट इज कि जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है, तो यू ऑलवेज नो कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करवानी पड़ती है? हीट प्रोवाइड करेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग. सो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज टर्म्ड एज बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन मीन्स लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसके क्या बनते हैं? वेपर्स बनते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज कि गैस टू सॉलिड, तो इसको क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन. गैस टू सॉलिड, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने को सब्लिमेशन. एंड अगर सॉलिड टू गैस है तो उसको भी क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन. You have to learn this term very carefully and read this term very carefully.
कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे मेल्टिंग, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाएगा तो बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करो या सॉलिड को गैस में, दोनों ही टर्म में उसको क्या बोला जाएगा, सब्लिमेशन। अब अगर हम बात करें कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो गैस को जब भी लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो उसको कूल किया जाता है और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो दैट इज सॉलिडिफिकेशन। ये सारी टर्म हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज योर मेल्टिंग, दैट इज फ्यूजन। तो मेल्टिंग में हमने बोला था कि सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। नाउ व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, द टेम्परेचर जिस पे आपका सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड बनना शुरू होता है एट द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट जो आपका आइस का है दैट इज 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। या इसको हम थोड़ा सा इजी वे में करने के लिए इसी को ही हम बोल देते हैं 273 केल्विन। इज इट क्लियर टू ऑल? 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और इन केल्विन में अगर पूछा जाए तो 273 केल्विन। नाउ व्हाट इज दिस केल्विन, डिग्री सेल्सियस? दीज आर द टेम्परेचर स्केल। सो टेम्परेचर स्केल में आपके पास आते हैं केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। So Kelvin represented by K, degree Celsius is represented by degree and C symbol, degree Fahrenheit is represented by degree and F symbol. Now इसमें आपका important question बनता है conversion का, कि आपके पास केल्विन में टेम्परेचर दिया है और उसको बोला जाता है कि डिग्री में कन्वर्ट करो, या आपके पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और बोला जाता है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या फिर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया और बोला जाता है कि केल्विन में कन्वर्ट करो। तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला विच आर यूज्ड in conversion of temperature from one scale to another. So first formula is degree Celsius plus 273 equal to Kelvin. अब आपके पास इजी है, अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिए तो उसकी वैल्यू यहाँ भरो, उसमें ऐड करो 273 और केल्विन की वैल्यू आ जाएगी वो। अगर आपके पास इन केस केल्विन की वैल्यू दी है और डिग्री सेल्सियस की आपको निकालनी है तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ओके, सो इस दो तरह से ये आपका फॉर्मूला यूज हो सकता है। नाउ अनदर वन फॉर्मूला इज कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया होगा प्लस 32 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। सो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल करके बताए थे और 2 आपने खुद करने थे। तो जो 2 आपने खुद करने थे उनका आंसर था 403 डिग्री सेल्सियस कि 676 केल्विन इक्वल टू 403 डिग्री सेल्सियस एंड 972 केल्विन इक्वल टू 699 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना था, केल्विन स्केल को चेंज करना था डिग्री सेल्सियस में। Now the next is what is latent heat. So latent heat आपकी heat energy that is used up by a body to change its state of phase. तो लेटेंट हीट आपकी एक ऐसी हीट एनर्जी है जो किसी भी बॉडी द्वारा यूज की जाती है एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए। तो सिंपली अगर हम बात करें कि आपके पास कोई ग्लास है जिसमें आपने आइस क्यूब रखी, आप एक बीकर ले लो, उसमें आप क्या कर दो, आइस क्यूब डाल दो।
आइस क्यूब डालने के बाद अब क्या करोगे, जब आप उसको विकर को हीट प्रोवाइड करोगे तो हीट प्रोवाइड करने पर जो आपका विकर है वो गर्म होना शुरू होगा। अब जो बीकर आपका गर्म होना शुरू हुआ तो वो बीकर की जो हीट एनर्जी है वो आइस क्यूब क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और मेल्ट होना स्टार्ट होंगे। तो वो हीट एनर्जी जो कि यूज की बॉडी ने टू चेंज इट्स स्टेट और फेस, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। Now the next is latent heat of fusion. What is latent heat of fusion? The amount of heat energy that is required to change unit mass of a solid into liquid at a standard atmospheric pressure. So इसमें क्या बोला कि वो amount of heat energy जो कि हमें required है किसी भी एक यूनिट मास सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। सो आपने फ्यूजन से याद रखना है, फ्यूजन में क्या होता है, आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, लेटेंट हीट की। तो लेटेंट हीट में हमने क्या बोला, हीट एनर्जी। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज, अब फ्यूजन टर्म है साथ में, तो किसको चेंज करेंगे, टू चेंज unit mass of a solid into liquid at a standard atmospheric pressure। तो उसको हम क्या बोलेंगे, latent heat of fusion। Now the next is vaporization। So what is vaporization? पीछे ही हमने अपना ग्रामेटिकल जो हमने आपको पीछे ही हमने आपको डायग्रामेटिकली वो चीज़ समझाई है कि वेपराइजेशन में क्या होता है, आपका लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो सिंपली आप डेफिनेशन क्या लिखोगे इसकी, द प्रोसेस वेयर अ लिक्विड चेंज टू गैस। नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ आपने यहाँ पे ध्यान देना है, हम पहले जब लेटेंट हीट की बात कर रहे थे तो उसमें हमने कोई स्टेट का नाम नहीं लिखा स्पेसिफाई, उसमें हमने सिंपली क्या बोला कि हीट एनर्जी यूज होगी बाय द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट और फेज। फेज एंड स्टेट आर द सेम थिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं की कि सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, स्टेट। नाउ अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो जब फ्यूजन की बात हुई तो फ्यूजन के टर्म में हमें पता है कि हम सॉलिड को चेंज करते हैं लिक्विड में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी दैट इज यूज्ड अप बाय अ यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड टू चेंज एट अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी टू चेंज यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब ये सॉलिड टू लिक्विड कहाँ से आए, फ्यूजन से। अब बात हो रही है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगेन कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड। अब वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड टू गैस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू गैस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होती है, अब देखो वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन में डिफर क्या है। वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस बनती है और इवेपोरेशन में क्या होते हैं, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। द प्रोसेस वेयर अ लिक्विड change into vapor at any temperature below its boiling point। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ पता लग रही है कि अगर हम वेपराइजेशन करेंगे तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि लिक्विड उसकी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे और बॉयल होने के बाद वो क्या करे, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होगा, लिक्विड वेपर में चेंज होंगे और वो किसी भी टेम्परेचर में हो सकते हैं। वो उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में भी क्या कर सकते हैं, वेपर में चेंज हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। सो इसके 3 फैक्टर हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड। सो फर्स्ट इज सरफेस एरिया
कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। ठीक है, अब जैसे हम बात कर लें कि आपका कोई कंटेनर है, मान लो एक आपने लिया है ग्लास, ठीक है, और इसमें क्या है, आपका नमक वाला पानी है, ठीक है, जिसमें नमक भी है। नाउ एक तरफ आपने कोई इससे बड़ा कंटेनर ले लिया, ठीक है, उसमें भी क्या है, पानी है और नमक है। ठीक है, अब क्या होगा कि सरफेस एरिया क्या है, कि मतलब उसका एरिया कितना है। ठीक है, ये कम एरिया है, ये ज़्यादा एरिया है, तो जिसमें जितना ज़्यादा एरिया होगा उसमें इवेपोरेशन क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा। जितना कम एरिया उतनी ही कम इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन कहाँ ज़्यादा होगी, जिसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। नाउ द नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में भी सेम है आपका कि इवेपोरेशन आपकी हाई होगी एट हाई टेम्परेचर। अब आप बात कर लो, जैसे आप गर्मियों में क्या करते हैं, कपड़े बाहर सूखने डालते हैं, गीले कपड़े। तो गीले कपड़े आप जब डालते हो तो ज़्यादा टेम्परेचर, जिस दिन ज़्यादा सनी डे होगा उस दिन आपके कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, आपका जो पानी होता है कपड़ों में लगा हुआ वो क्या हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है जल्दी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ही हाई क्या होगी, इवेपोरेशन। नाउ द नेक्स्ट इज विंड स्पीड। सो व्हाट इज विंड स्पीड? विंड स्पीड में भी आप क्या करते हो, कोई विंडी डे है आपका, ठीक है, उसमें अगेन आप एग्जांपल ले लो, अगर आप कोई गीला कपड़ा बाहर सूखने डालते हो और हवा चलती है, कम हवा होगी तो आपका कपड़ा इतनी ईजिली नहीं सूखेगा। लेकिन अगर ज़्यादा हवा चली होगी तो क्या होगा, जो पानी होगा हवा की स्पीड उसको क्या करेगी, वेपर्स में चेंज कर देगी, और आपका जो गीला कपड़ा होगा वो जल्दी सूख जाएगा। तो जितनी ज़्यादा हवा की स्पीड उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इवेपोरेशन। नाउ द नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। सो व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन में आपका क्या होता है, जो वेपर है वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। प्रोसेस वेयर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड। तो इसका इजी एग्जांपल आप अपने घर में भी कर सकते हो। आप गरम गरम चाय अपनी एक कप में भरो और उसको क्या कर दो, आप ढक्कन लगा दो। आप क्या देखोगे कि जैसे आपने उसमें ढक्कन लगाया तो जो गरम चाय का भाप था, ठीक है, वो क्या होगा, उस ढक्कन के ऊपर जमा हो जाएगा। मतलब उस ढक्कन ने उस गैस को वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होने दिया, बल्कि क्या किया, वो वेपर्स बने और वेपर्स बन के ढक्कन पे लगे, और ढक्कन ने थोड़ी देर के बाद उनको क्या कर दिया, वाटर ड्रॉपलेट में चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आपकी चाय थोड़े टाइम में क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो कंडेंसेशन मीन्स वेपर को लिक्विड में चेंज करना। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग की बात करें तो ये सब आपको पता है, फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीज करना। लिक्विड को क्या करोगे आप, सॉलिड में कन्वर्ट। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम आपकी लिक्विड में होती है, आप फ्रीजर में रखोगे और वो किस में हो जाएगी, सॉलिड में। तो सिंपली फ्रीजिंग इज योर प्रोसेस वेयर लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आपका क्या होता है कि प्रोसेस होती है आपकी, सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, या गैस से डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड में। तो इसमें हमने बात की थी कि कोई भी आपका सॉलिड है उसको अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो कंडीशन क्या होती है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो और फिर गैस में। लेकिन सब्लिमेशन में हमने ऐसा नहीं बोला। सब्लिमेशन में हमने ऐसा नहीं बोला। सब्लिमेशन में हम क्या बोल रहे हैं कि सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो जाता है वो गैस में, वो लिक्विड स्टेट में आएगा ही नहीं। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये चीज़ आपकी कहाँ मिलेगी, कपूर, जिसको हम बोलेंगे कैम्फर, ठीक है, या फिर आपकी होती हैं फिनाइल की गोलियां, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नैप्थलीन, नैप्थलीन टैबलेट। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आपका कैम्फर, ठीक है। तो कैम्फर आपका जो कपूर होता है, कभी भी आप देखना वो जैसे आपका
पूजा वगैरह में यूज़ होता है। आप घर में भी देखना ट्राई कर सकते हो। आप क्या करोगे, एक कटोरी में उस कैम्फर को रखना और उसमें फायर लगाना या उसको हीट प्रोवाइड करना, उस कटोरी को नीचे से हीट प्रोवाइड करना। आप देखोगे कि वो जो आपका कैम्फर है वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा। वो क्या होगा, जैसे जैसे उसको हीट मिलेगी वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। सेम आप देख सकते हो अपना नैप्थलीन टैबलेट मीन्स फिनाइल की गोलियां जो होती हैं उनमें। सो इसमें दोनों चीजें होती हैं, या तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस या गैस से डायरेक्टली सॉलिड। नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। सो फर्स्ट डिफरेंस इज कि जो आपका बॉइलिंग है वो अकर करती है ओनली ऑन हीटिंग द लिक्विड, कि बॉइलिंग आपकी तभी होगी जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। और इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है, अगर हम उसको हीट नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर से वो क्या करेगी, ह्यूमिडिटी की वजह से कुछ ना कुछ हीट वहाँ पे होगी, जिसका यूज़ करके क्या होगा, इवेपोरेशन पॉसिबल है। मीन्स विदाउट एनी हीटिंग evaporation can occur, but boiling need heat. Now the next is boiling take place at a definite temperature known as boiling point of the liquid. अब बॉइलिंग जो है आपकी वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट आपके वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप पानी को गर्म करने रखो तो हम कब बोलेंगे कि इट इज़ अ बॉइलिंग वाटर, तो हम कब बोलेंगे, जब उसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। या बॉइलिंग जब वो करना स्टार्ट करता है तो टेम्परेचर आपका जो पानी का होता है डेट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। और इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो ये सभी तरह के टेम्परेचर पे अकर कर जाती है, इसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है टेम्परेचर की। नाउ द नेक्स्ट इज कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग आपकी क्या है, बहुत लंबा प्रोसेस है या बहुत बड़ा प्रोसेस है। और इवेपोरेशन आपकी क्या है, सरफेस प्रोसेस है। इवेपोरेशन कहाँ पे होती है, लिक्विड के सरफेस पे, टॉप पे। क्लियर। आपकी जो बॉइलिंग है उसको बल्क फिनोमिना क्यों बोला, क्योंकि बॉइलिंग में आपका पूरा का पूरा जो आपका कंटेंट होता है वो इंक्लूड होता है। अगर आप एक बीकर में पानी बॉईल करने रखोगे तो वो पूरे के पूरे पानी को क्या करेगा, बॉईल करेगा। लेकिन अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन में आपका बीकर है, मान लो वो हाफ फिल्ड है। क्लियर। आपका बीकर क्या है, हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड बीकर में जो आपका सरफेस होगा सिर्फ वहीं पे इवेपोरेशन टेक प्लेस करती है। उसमें पूरे के पूरे पानी की इवेपोरेशन हो ये जरूरी नहीं होगा। उसमें कहाँ पे है, सरफेस पे। इसलिए बोला कि इट इज़ अ बल्क फिनोमिना और इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। इसमें हमने बोला है कि नो कूलिंग इज कोज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग, कि जब भी हम बॉइलिंग करते हैं तो कोई भी वहाँ पे कूलिंग कॉज नहीं होती है। और इवेपोरेशन इज ऑलवेज अकम्पनीज बाय कूलिंग। इवेपोरेशन क्या होती है, हमेशा कूलिंग फैक्टर देती है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, अपने हाथ के ऊपर नेल पेंट रिमूवर जो होता है उसको गिराओ। जैसे ही वो आपका नेल पेंट रिमूवर उठ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, जिस सरफेस पे नेल पेंट रिमूवर लगा होगा आपका, उस सरफेस पे ठंडा ठंडा सा आपको फील होगा। ठीक है, ये चीज़ आप अपने घर में कर सकते हो। नेल पेंट रिमूवर लो और उसको अपनी हथेली पे रखो। जैसे ही वो इवेपोरेट हो जाएगा, जिस सरफेस पे आपने नेल पेंट रिमूवर फेंका होगा उस सरफेस पे आपको क्या होगी, कूलिंग मिलेगी। क्लियर। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। नाउ जो आपको मैंने रिवीजन क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चंस को आपने इसी में से, जो मैंने आपको आज टॉपिक समझाया है, इसी टॉपिक के बेस पे आपके वो क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, और उन क्वेश्चंस में जो चीज़ आपको पता नहीं लगेगी वो आपने मुझसे पूछनी है, और मैं इसके जो आंसर्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।